नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं देश दुनिया की इकोनॉमिक हालात की, फाइनेंसिस की, बिजनेस की, लड़ाई की, क्या हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में ट्रंप साहब ने कोहराम मचा रखा है। भाई ट्रंप साहब जिनकी मर्जी जो हो, जब वो खुश हो तो खुश हैं, नाराज हो तो नाराज हैं। किस बात पे खुश हो जाए, किस बात पे नाराज हो जाए, ये भी पता नहीं चलता। तो कब नाराज होंगे, कब खुश होंगे, कब क्या फैसला करेंगे, लेकिन दुनिया उससे परेशान है, त्रस्त है। अभी जो ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसका असर अब दिखने लगा है। तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, मंदी होने की आशंका है। देश भर में, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। आज मुझे लगा कि एक अच्छी खबर आई, उन्होंने, ट्रंप साहब ने कहा कि अरे अब हम जीत गए, ईरान वीरान को खत्म हो गया युद्ध, तो जीत जाएंगे। लेकिन क्या ईरान से युद्ध खत्म हो गया है? क्या जंग जीत जाएंगे? और ट्रंप साहब, और युद्ध खत्म हुआ तो शांति काल में अब थोड़ी सी शांति हो जाएगी, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना महंगा होगा। वैसे तो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब बिजनेस के मामले हैं, रुपये और डॉलर का मामला है। तो डॉलर की बात हो, बड़े रुपये की बात हो, तो फिर नीरज जी को याद करना पड़ेगा। नीरज वाजपेयी साहब को आप सुनते ही हैं द एन शो पर, वो हिट शो है उनका। और बिजनेस को, इकोनॉमिक्स को बेहतरी से, गंभीरता से, बारीकी से समझाते हैं। और बड़े जो लोग होते हैं उनसे उनकी मित्रता है, तो थोड़ी बारीक बात भी समझ में आती है हमारी। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आ, बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क रहता है तो हमें समझ में आता है सीधा कि भाई क्या होगा क्या। तो वो कहते हैं ना, फ्रॉम हॉर्सेज माउथ। तो हमने कहा नीरज जी से ही समझो हॉर्सेज माउथ से कि हो क्या रहा है ये। ट्रंप साहब से जो आपकी दोस्ती है उसका क्या खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा? नमस्कार, नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये खामियाजा सिर्फ हमको ही नहीं, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और वॉर अब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। तो पिछले 2 दिनों में 2 ट्वीट की चर्चा आप करें तो एक आया पहले तो ईरान की तरफ से कि हम अपने पड़ोसी देशों पे हमले नहीं करेंगे अगर वो अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे यूएस को। तो दो दो बातें इसमें उन्होंने कही कि एक तो हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन बीच में लेकिन था, अगर आप अपने बेसिस का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं करने देंगे। तो ट्रंप साहब ने पहला वाला हिस्सा ले लिया और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि देखा, ईरान ने सरेंडर कर दिया, घुटनों पर आ गया। उसने कहा कि हम नहीं करेंगे हमला, डर गया और ये हमारी ताकत है और हमने उसको झुका दिया। अब इस तरह के ट्वीट करके ट्रंप और कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्योंकि उस ट्वीट के तुरंत बाद 5-6 हमले और हुए हैं। तुरंत बाद ही हुए। बहरीन की रिफाइनरी में, यूएई के पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सब जगह कंटिन्यू हमला चल रहे हैं। तो दुबई में। उस जी, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। तो ये दोनों ट्वीट को आप भूल जाइए, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। और ज्यादा बल्कि हमले हो रहे हैं। तो ये जो लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही थी, तो शुक्रवार की शाम तक आते आते फिर कच्चे तेल में बहुत तेज आने लगी। और इस वक्त जब अभी तो बाजार बंद है, इसलिए तेल का भाव जो क्लोजिंग प्राइस है वो $93 पर बैरल है। और युद्ध से पहले वो 72 के आसपास था। तो 72 से बहुत 93 की जर्नी एक झटके में हो गई है। तो क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है जहां युद्ध हो रहा है, वो हर देश की इकोनॉमी क्रूड पे चल रही है वहां पे। तो क्रूड महंगा होना पूरी दुनिया को बहुत ही बड़ी दिक्कत में डालेगा। उससे क्या क्या हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबकी, जिसको कहते हैं ना, धमनियों में बहता हुआ रक्त है। इकोनॉमी चल ही उसी से रही है। अल्टरनेट एनर्जी अभी इतनी नहीं आ पाई है कि वो उसको रिप्लेस कर दे। तो इसलिए क्रूड में इतनी तेजी आ गई है, क्योंकि इकोनॉमी 50, कम से कम 50 इस्लामिक देश हैं जहां पे क्रूड की इकोनॉमी चलती है। और उसके अलावा फिर दूसरे और बड़े बड़े देश हैं। तो क्रूड की वजह से बहुत दिक्कत होने वाली है। ये वॉर से अलग लोगों को महसूस हो रही है। इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे देश अभी बात कह रहे हैं कि भाई मीडिएट करो, युद्ध खत्म करो, क्योंकि ये चल नहीं सकता बहुत लंबे समय तक। आपको याद होगा जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो उसके तुरंत बाद क्रूड $140 गया था। और उस समय पूरी दुनिया की स्थिति खराब हो गई थी। तो अभी तो हम लोग 93 पे ही पहुंचे हैं, तब ये हाल है। आपने स्टॉक मार्केट को देखिए, रोज गिर रहा है और बुरी तरीके से गिर रहा है। क्रैश हो रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली, क्रैश हो रहा है। और अगर यही सिलसिला और चल गया महीने भर, तो आप मार्केट की हालत सोचिए। और मार्केट तो एक
बैरोमीटर है कि क्या हो रहा है हमारे दुनिया में, लेकिन हमारी इकोनॉमी पे बहुत सीरियस असर इसका पड़ने वाला है। क्योंकि अब आप खाड़ी के देशों में देखिए, बहरीन को देखिए, सऊदी अरब को देखिए, ओमान को देखिए, कतर को देखिए, इन सब ने अपने प्रोडक्शंस कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं। दोनों सिचुएशन वहां पे है। कुवैत को देखिए, उसने कहा कि हम अपनी रिफाइनरी में नहीं निकालेंगे तेल। उसका टेक्निकल रीजन ये है विजय जी कि जब कच्चा तेल ड्रिल करके बाहर आता है या गैस आती है तो वो सप्लाई में जाती है कि और सप्लाई तेल निकला, 4-5 दिन की स्टोरेज होती है और वो फ्लो में फिर दूसरे देशों को बिक जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां से निकल नहीं रहा है तेल, शिप हो नहीं रहा, बिक नहीं रहा है, तो वो ग्लट क्रिएट हो गया। अब वो रखा कहाँ जाए? तो एक ही ऑप्शन आपके पास, या बंद कर दीजिए अपनी रिफाइनरी या आप बंद कर दीजिए अपने ड्रिल को। ये हो रहा है और बाकायदा सब ट्विटर लाइन भरी पड़ी, सबकी नोटिस आ रही है। तो जैसे ही ये खबर आएगी तो क्रूड शूट अप होगा, क्योंकि जितना सिस्टम में वही बिकेगा। तो $93 पहुंच गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 2 बड़े बड़े युद्धपोत खड़े हैं अमेरिका के कि इधर हम सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं। उसके चक्कर में कोई शिप ही नहीं हिल रही, वहां से कुछ नहीं हो रहा। ईरान ने ये कहा है कि अगर इंडिया की कोई शिप जा रही तो हम उसमें कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई शिप हिल नहीं रही है, एकदम स्टैंड स्टिल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। के बाद भी ईरान, रूस और चाइना के लिए उन्होंने जिस तरह से कहा है, चाइना के लिए, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा। कोई क्यों ये रिस्क ले कि कि अगर कुछ भी हो सकता है। और वहां पे 2 युद्धपोत खड़े हुए हैं इनके, अमेरिका के। तो अगर उधर से हम गुजरे और उन्होंने मारा उसको और लगा हमको, तो क्या होगा? प्लस जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने बेइंतहा प्रीमियम लिया, वो इंश्योरेंस दे ही नहीं रहे। पहली बात तो दे ही नहीं रहे हैं वो। तो एक बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो वॉर जो उधर चल रहा है, उसके अलावा पूरी दुनिया एक और वॉर लड़ रही है, वो है कच्चे तेल की वजह से उत्पन्न होने वाली महंगाई की। और ये महंगाई बहुत, मतलब महंगाई दुश्मन होती ग्रोथ की, और वो तेजी से बढ़ रही है। अब अपने यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए नहीं, आप तो गाड़ी चलाते हैं तो अंदाजा होगा कि अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप दाम बढ़ाएंगे या अपनी ड्यूटी कम करेंगे, दोनों ही परिस्थितियों में आपको दिक्कत होगी। पड़े, दोनों ही पड़ेगी। लेकिन संभावना लग रही है, आशंका हो रही है आपको, क्योंकि 72 से 93 हो गया है। तो कब तक आपकी जो ऑयल कंपनीज हैं वो उसको कैसे एडजस्ट करेंगी, कैसे बैलेंस करेंगी? एक मुश्किल भी तो हो सकती है। देखिए, इसमें एक दिन भी नहीं होता एडजस्टमेंट, क्योंकि वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लाइव चीजें होती हैं। लेकिन आप दबाव होगा सरकार का कि अभी नहीं बढ़ाना है, तो नहीं बढ़ा रहे हैं वो लोग, लेकिन इम्पैक्ट तो आ जाएगा। अभी रिजल्ट में हम लोगों को दिख जाएगा। हमने आपको बताया था कि $1 बढ़ने पे ग्रॉस मार्जिन 50 पैसा घट 50 जाती पैसे है लीटर बढ़ जाता है आपका पर लीटर, दिक्कत आ जाती है उसमें। तो अभी आप बढ़ा नहीं रहे, तो इसमें 2 ही सिनेरियो पेंट होंगे कि या तो उस बढ़े हुए प्राइस को एब्जॉर्ब करने के लिए पब्लिक को इम्पैक्ट ना आए, ड्यूटी कम करेगी सरकार, और ड्यूटी कम करेगी तो फिस्कल डेफिसिट में दिक्कत आएगी। अगर आप वो नहीं करते हैं तो कंपनियों पे प्रेशर है, तो कंपनियों को आप या तो बढ़ाने दें या कंपनियां नुकसान झेलेंगी। तो जैसे अपने यहाँ क्या 22-23 दिन का फ्री रिजर्व है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व है थोड़ा 70 दिन का मान लीजिए आप। लेकिन वो कितने, वो युद्ध को 1 हफ्ता तो हो ही गया। अब 8 शनिवार 8 और संडे 9वां दिन चल रहा है युद्ध का। तो वो भी आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इम्पैक्ट आना तय है। अगर युद्ध नहीं रुका, ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई, तो फिर इन्फ्लेशन आपको फ्यूल के रूप में दिखेगा। तो उसका जैसे पाकिस्तान में अभी वैसे हुआ है, 55 रुपए 50 रुपए बढ़ गए पर लीटर पेट्रोल के। वहां तो पाकिस्तान में तेल की किल्लत भी बहुत हो रही है और उन पर IMF का भी प्रेशर है, इसलिए वो सरकार उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाई। तो भारत में भी इसकी आशंका हो सकती है। दूसरा, अभी भारत में LPG के दाम 60 रुपए पर सिलेंडर, 65 रुपए बढ़ा दिए गए। डोमेस्टिक के, कमर्शियल के 100 से ऊपर ज्यादा बढ़ा दिए गए। तो वो एक मैसेज तो है ही, आशंका तो है बिल्कुल बिल्कुल मैसेज है। और अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 50-55 तो नहीं बढ़ेंगे, वहां जैसी स्थिति हमारी नहीं है। लेकिन वो, जैसे आपको लोग भूल गए होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम डेली बेसिस पे तय करते हैं ये लोग। हाँ, डेली। वो एक समय था जब वो रोज सुबह उठ के हम लोग देखते थे, फिर वो जी। बंद हो गया सिस्टम, क्योंकि चेंज ही नहीं करते थे तो बंद दिया। वो 15 डेज के एवरेज पे चलता रहता और डेली चेंज होते थे। तो हो सकता है कि वो डेली में नहीं बढ़ाए, लेकिन कुछ कुछ दिनों में वो बढ़ाने लगेंगे दाम, क्योंकि कंपनियों का इतना भयानक लॉस हो जाएगा इससे कि आपकी जो अकाउंटिंग है पूरी, वो आप एक सर्टेन बेस पे करके रखते हैं। अब वही बिगड़ गई पूरी, $20 आपके उससे ऊपर चला गया है, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे?
तो मार्केटिंग मार्जिन तो उड़ जाएगी इनकी एकदम। तो केवल तेल बढ़ने से तेल के ही दाम नहीं बढ़ते ना, देश में हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली तो देखिए, हाँ ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम लोग ये चिंता करते हैं कि हमारा पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। इससे बियॉन्ड दुनिया ज्यादा बड़ी है, हाँ, क्योंकि वही डीजल भरा के ट्रक चलता है। आप गाड़ी कम चला सकते हो पेट्रोल कम करके, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो हमारे बस का। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल की महंगाई नहीं खलती क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन में आती है। डीजल असली महंगाई है डीजल की, क्योंकि जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसपे अनाज लद के जा रहा है, राशन और फर्टिलाइजर जा रहा है, तेल जा रहा है, तरह तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता है डीजल पे। और डीजल के दाम जैसे बढ़ेंगे, तो अभी आप अपने दिल्ली में एक सरदार जी हैं जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो तुरंत रोना शुरू कर देंगे, भैया तो अब तो दाम ट्रांसपोर्ट के बढ़ाने ही पड़ेंगे। और बात सच भी है उनकी, क्योंकि वो एक अभी कैसे सर्वाइव जैसे ही वो पहले दिन डीजल का होगा उसी दिन देखिएगा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आके दाम बढ़ा देगी, भाड़ा बढ़ गया भाई साहब ट्रक का। तो वो भाड़ा कहाँ जाएगा? वो भाड़ा रिटेल के पास आएगा। तो वो तो बिल्कुल चेन रिएक्शन होगा इसमें, कि इन्फ्लेशन आपका हर चीज में बढ़ता हुआ दिखेगा। आपकी आपको मालूम है कि फ्लाइट में जो तेल यूज होता है, एटीएफ बोलते हैं उसको, उसकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 100% बढ़ चुकी हैं, दुगनी हो गई हैं एटीएफ की कीमतें। तो अभी आप कुछ, अभी चूंकि वो फ्री है उसमें तो कोई नहीं चलता ना, ये सरकार कंट्रोल नहीं करती है, वो तो हर दिन कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो अब आप देखिए कुछ दिन बाद, अभी आपको जब दिल्ली से मुंबई आप आएंगे ना, जो तब आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़ गया किराया। सर, तो हमें तो पता है कि हवाई जहाज में कैसे जाते हैं और कैसे क्या डलता है उसमें, ये सब आपकी बातें हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अनाज नहीं नहीं, हमने आप लोगों को फंसाने के लिए डायनेमिक फेयर ट्रेन में भी कर रखे हैं, आप ज्यादा आप सोचिए मत, वहां भी डायनेमिक फेयर कर दिया गया है। और वो तो बिल्कुल, डायनेमिक फेयर चलते ही आजकल। हाँ, तो इम्पैक्ट तो देखिए फिर आना ही है, हर चीज में आएगा इसमें। और मुझे डर ये है कि जो महंगाई तेजी से बढ़ेगी ना, तो जो हमने अभी, हम लोग थोड़ा आशान्वित थे और पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे ग्रोथ की, वो एकदम से डिरेल होने लगेंगे। अभी आपकी जीडीपी कितनी आई? 7.6% जो एस्टिमेट लगाया है नए बेस के हिसाब से, और उसमें 1% इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो 8.6% नॉमिनल आई है। अब ये ठीक ठाक स्ट्रक्चर की 7% से ऊपर आपकी रियल जीडीपी चल रही है। लेकिन जैसे ही ये शुरू होगा महंगाई का खेल, तो फिर आपकी जीडीपी में इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ हैम्पर होगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, आरबीआई को भी चिंता होगी कि रेट कट करें कि ना करें, बल्कि बहुत महंगाई बढ़ जाएगी तो बढ़ाना भी पड़ सकता है उनको, पूरा सिस्टम उलट जाएगा। अमेरिका में इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं बहुत लोग, बहुत वहां पे इशू क्रिएट हो गया, क्योंकि वहां भी ज्यादा, आपको पता है जो दो तेल हम लोग ट्रैक करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे यहाँ जो ट्रैक करते हैं वो ब्रेंट ऑयल बोलते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेंट की बास्केट बनती है, और जो यूएस में बोलती है उसको बोलते हैं डब्ल्यूटीआई, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरी, उसका दाम ब्रेंट से ज्यादा बढ़ गया है। तो वहां तो और ज्यादा परेशानी है। तो वहां और ज्यादा लोग परेशान है, ट्रम्प भी परेशान है। देखिए बोलेंगे नहीं, लेकिन समझ में तो उनको भी आ रहा है कि नवंबर में चुनाव है और उससे पहले इतनी महंगाई अगर बढ़ गई तो फिर हम चुनाव भी हारेंगे। तो एक तो युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि हम तो लड़ते रहेंगे, कोई हमें चिंता नहीं है, 6 महीने भी चले, साल भर चले। तो अब ये सिचुएशन मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड के लिए, हमारी स्पेशली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन सर एक बात समझाइए कि अब ये तो वो वाली बात हुई, एक कहानी हम लोग मतलब कहावत सुना करते थे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते, हमारा कोई लेना देना नहीं, न हम जंग कर रहे, न उनके साथ खड़े न इनके साथ खड़े, फिर भी हमारे ऊपर ही असर पड़ेगा। इसका क्या तरीका है और सरकार इसको कैसे देख कैसे रही, मतलब क्या करेगी क्या सरकार? देखिए गेहूं के साथ घुन आदिकाल से पिसता चला आ रहा है। घुन गेहूं से या तो अलग हो जाए, वो संभव नहीं है। वो तो ये संभव नहीं है। कहावत बनाया इसी गई है कि वो पिसेगा। हम इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि हम एनर्जी के बायर हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम ऑयल इंपोर्ट कम रखें। तो जो अपने डोमेस्टिक है कि कोयला से कर लो थोड़ा बहुत, हमारे पास सबसे बड़ी कोल रिजर्व्स है, लेकिन हम उतना यूज नहीं करते या निकाल नहीं पाए, टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारा उतना अच्छा कोयलरी फिनिश कोयल नहीं है जिसको पेटकोक बोलते हैं। तो हम एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। अभी बीच में ये सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का काफी कुछ हुआ, लेकिन अभी भी बहुत माइन्यूस्कुल है वो। तो एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री जो भी है उन सबको दिक्कत होगी। ये बात कभी पता नहीं क्यों नहीं सोची गई दुनिया में कि आप
पावर पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि ये फ्यूल पे, फॉसिल फ्यूल पे आपकी इकोनॉमी चले। तो आपकी डिपेंडेंसी इतनी बनी हुई है कि आप तेल लेंगे तो आप घुन की तरह फिर पिसेंगे उसमें। आपका सचमुच हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ईरान से हमारा कोई दुश्मनी, ना अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी, लेकिन लड़ वो रहे हैं और झेल हम रहे हैं, जेल हम और रहे। सबसे ज्यादा हम झेल रहे हैं। हाँ। तो ये तो मतलब अब क्या बताया जाए, ये एक सिस्टम है हमारा कि हमारा एनर्जी के लिए हम डिपेंडेंट हैं उन देशों पे, तो उसका असर हमको हो रहा। कभी भी किसी भी बीच में लड़ाई होगी, तेल भागेगा तो हम झेलेंगे, जब हमारा लेना देना हो या ना हो। ट्रंप साहब ने जो 30% तेल खरीदने की जो परमिशन दी है रूस से, जो मेहरबानी 30 दिनों के लिए जो तेल देने की मेहरबानी की है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? इससे केवल एक फर्क पड़ेगा कि आपकी सप्लाई थोड़ी बनी रहेगी। जो ऑयल क्राइसिस हो जाती है कि देश में तेल ही नहीं रहे, वो नहीं होगा, लेकिन आपको कोई प्राइसिंग का फायदा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि वो रूसिया वाले आपको $60 पे देंगे, वो तो मार्केट भाव में ही देंगे। बल्कि हमने तो ये भी सुना कि उरुल जो उनका ऑयल है उसमें $3 प्रीमियम लगा रखा है वहां कंपनियों ने। तो सस्ता तेल आपको नहीं मिल रहा है, और अगर उसी भाव पे आपको रूस से तेल मिल रहा है और उसी भाव पे आपको ईरान से भी मिल रहा है, तो समस्या तो भाव की है पहले। केवल एक राहत है 1 महीने तक ईरान की से कि खरीद आपको भी थोड़ा नहीं सकते सप्लाई ना, क्रंच नहीं होगा। ईरान से तो खरीद भी नहीं सकते ना तेल। इस समय तो आप कहीं से भी नहीं ले पाएंगे। ईरान से हाँ, तो वैसे भी बैन है, वहां से ले नहीं सकते हैं, वहां और से तो बाकी देशों सैंक्शन। से आप जो ले रहे हो सप्लाई नहीं है। तो केवल एक सप्लाई के लिहाज से आपको 1 महीने, वो भी उसमें कंडीशनल था। उस ट्वीट में नीचे या उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ था कि जो तेल स्ट्रैंडेड है, मतलब ऑलरेडी वो निकल के समंदर में है, वही तेल ले सकते हैं आप। नया जो निकलेगा कि आप डील कर लें, वो नहीं होगा। तो वो एडवांटेज रशिया के सारा साथ। ये सारा बातें आप टीएनसी वाली क्यों करते हैं? देखिए, टीएनसी वाली इसलिए क्योंकि टीएनसी है उसमें। ईरान ने भी जो ट्वीट किया उसमें टीएनसी है, रश टीएनसी है। जो रशिया उसमें भी टीएनसी है। अब अगर आप टीएनसी नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे हम, कि उसमें और स्टैंडर्ड ऑयल ही खरीद सकते हैं आप। हम लोग टीएनसी पढ़ते ही नहीं है, हम सोचते हम टीएनसी पढ़ते नहीं। हमने हमने दुनिया में कोई शायद ही होगा कि वो फोर्स मेजोर का टीएनसी पढ़ता हो। हाँ वही क्या, कोई नहीं एकदम पढ़ता। आखिरी लाइन में लिखा रहता है वो। और पिछले 5 साल में दूसरी बार हम फोर्स मेजोर देख रहे हैं। कोविड टाइम में देखा था और फिर देख रहे हैं, तो अभी बड़ी जल्दी जल्दी आने लगा फोर्स मेजोर। हाँ, तो अब हमारी पेट्रोल एलएनजी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि कतर ने तो कह दिया फोर्स मेजोर है साहब, हमें वो मतलब नहीं है। इट इज लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड। ये किसी कंट्रोल में नहीं था, हो गया तो जिसका जो नुकसान होगा वो झेलेगा। तो चलेगा। तो इधर गुजरात गैस ने भी फोर्स मेजर लागू कर दिया, तो जो मोरबी की कंपनियों को सप्लाई करते हैं वो कंपनियां झेलें। तो मतलब ये तो अजीब सी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा नहीं था। अच्छा, पढ़ भी लेते तो क्या करता है, आपकी फोर्स मेजर हटाओ, वो हटता नहीं। तो ये टीएनसी एक कोलेटरल डैमेज है जो आपको लेना ही पड़ेगा, उसका कोई चॉइस और ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अब सरकार के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि हम केवल सरकार को ही निशाना बना सकते हैं, सरकार पर ही बात कर सकते हैं, या सरकार पर ही भरोसा कर सकते हैं, कुछ भी कह ले आप। तो अब सरकार देखिए, क्या करेगी? क्योंकि इसमें से किसी भी चीज में जब हमारा बस नहीं है, तो हम हाँ अपने को कैसे बचाए? हमारी चिंता तो ये भी है ना। बिल्कुल, हमारी चिंता ये है, और इसमें सरकार की बहुत अति आलोचना करने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए विदेशी जो समस्याएं खड़ी हुई हैं उस पर मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर ट्रंप का कंट्रोल है। तो हमें इस समय सिर्फ ये करना चाहिए कि जहां से भी हमारी सप्लाई दुरुस्त रहे, वो रशिया से भी 1 महीने की दुरुस्त है, या खाड़ी से, होर्मुज उर्मुज से कहीं से भी आता रहे, सप्लाई डिसरप्ट ना हो। सरकार केवल इतना कर सकती है कि भाई हवाला दे के दोस्ती का, बातचीत का, डिप्लोमेसी का, न्यूट्रल है, हमारा कोई लेना देना नहीं, आप सप्लाई मेंटेन करिए, जिससे महंगाई सही लेकिन क्राइसिस नहीं हो रही है। क्योंकि वो दिन बहुत बुरा होगा जब क्राइसिस ही हो गई, है ही नहीं सर, कई चीजें हो जाएगी, और क्राइसिस होगा तो और महंगाई हो जाएगी। और महंगे। तो सरकार एक तो ये कर सकती है, प्राइसिंग पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसका प्राइस आप तय नहीं करते हैं। दूसरा, सरकार को मतलब ये बड़ा क्या कहें डाइकोटमी है कि पब्लिक पर उतना बोझ न डाले। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी, क्योंकि अगर महंगे दाम पे पब्लिक को मिलने लगा तो दिक्कत होगी, ज्यादा लोगों के अंदर ह्यू एंड क्राई होगी। तो कुछ कंपनियां बर्दाश्त करें और कुछ सरकार बर्दाश्त करे, दाम ना बढ़ाए, जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो, ऑलरेडी बेचारी परेशान है, महंगाई है। तो दो चीजें सरकार कर सकती है, एक तो
जो चल रहा अभी वैसे ही इसको रोके, तो कुछ अपना नुकसान झेलें, कुछ कंपनियां झेलें, और साथ ही सप्लाई दुरुस्त करने पे काम करें। बाकी फिर देश इस बात में एक मतलब मनाए कि युद्ध खत्म हो जाए। तो युद्ध खत्म, तो वो तो और भी हमारे बस का नहीं है कि युद्ध खत्म होगा कि नहीं होगा। नहीं, हमने ये ना कहा कि हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि युद्ध खत्म हो जाए, ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आ जाए, वो बंद कर दें युद्ध को। हाँ। देखिए इसमें अब युद्ध की जो विभीषिका आप देखिए, समझिए कैसे वॉर खत्म हो नहीं रहा है और फुट सोल्जर आप भेजने के लिए अभी स्थिति में नहीं है, तैयार नहीं है। ईरान ने जो लड़ाई की स्टाइल अपनाई है कि जब 10 मिसाइल आती है तो वो एक मारता है, और वो भी सस्ते वाले ड्रोन से आपको केवल चढ़ा रहा है। तो ये तो बहुत लंबा खींचने वाला मामला हो गया ना। और अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, ईरान के अंदर कुछ करना है, तो आप फुट सोल्जर उतारिए। फिर फुट सोल्जर उतारने का मतलब आप फिर लंबे फंस गए। फुट सोल्जर उतारने का मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड तो फिर बड़ा लंबा हो गया ना, क्योंकि उसको वही वो लंबा पहुंचना। हो गया, फिर तो वो इराक जैसा हो जाएगा। तो वो हमें नहीं लगता कि यूएस करने के मूड में होगा। लेकिन तो कहा इसको तो उन्होंने, ट्रम्प साहब ने ये भी कहा कि भाई बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि संभावना से इनकार नहीं। ये तो युद्ध के समय की टर्मिनोलॉजी है कि किसी भी चीज से इनकार नहीं। हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो वर्ड डायलॉग है, युद्ध काल के डायलॉग है ये। लेकिन रियलिटी ये है कि वो फुट सोल्जर उतारने की स्थिति में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उतारेंगे, और उतारेंगे तो लंबा फंसेंगे, फिर लंबा खिंच जाएगा। तो एक वो नहीं करेंगे। दूसरा जो आशंका है, ये जो हम लोग भी चर्चा करते हैं कि ये हो सकता है कि एक दिन अचानक से बहुत भीषण बमबारी हो ईरान पे, और उसके बाद तुरंत 2 घंटे बाद वो ऐलान कर दें कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, सब हमने जो न्यूक्लियर सब खत्म कर दिया है, खमनई जी भी चले गए हैं, अब हमारा तरफ से युद्ध बंद, हम कुछ नहीं करें, हमारा टारगेट अचीव हो गया है, बाकी इजराइल अपना देखता रहे, बीच बीच में कुछ कुछ करता रहेगा। ये ऐसा ऐसा करके अपनी फेस सेविंग कर सकते हैं कि उनको एक ट्रिगर चाहिए कि हम विड्रॉ करें तो कैसे करें, तो उससे पहले बड़ा हमला करके। बड़ी भीषण लड़ाई की आशंका भी देख रहे हैं अभी, यदि बिल्कुल अगर देख रहा हूँ। तो, और अगर भीषण नहीं हुई तो खत्म भी नहीं होगा। भीषण नहीं हुई तो फिर अगर जैसे अभी चल रहा है ऐसे खत्म कहाँ होगा। हाँ, दोनों एक वो दूसरे को मार रहे हैं और ऑयल वो तो सप्लाई रुक रही है, तो वो रशिया एक बड़ा करके कुछ रोक सकते हैं। वो तो रशिया यूक्रेन की तरह से हो जाएगा कि 3 साल से चल रहा है, फिर तो आदत ही हो जाएगी कि सुबह सुबह उठो और चल और फिर आप मजाक की बात देखिए कि यूक्रेन के जो मिस्टर, क्या नाम भूल गया मैं उनका, वो जेलेंस्की ये साहब। जेलेंस्की साहब ये कह रहे हैं कि अगर खाड़ी वाले देश चाहें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मदद करें। मतलब इससे बड़ा जोक मुझे नहीं लगा कि ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। खुद परेशान है 5 साल से, वो कह रहा है मैं खाड़ी देशों की मदद कर सकता हूँ अगर वो भी हमारी मदद करें तो। अब बताइए आप, ये चल रहा है इस दुनिया में, सर एक जेलेंस्की आखिरी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ मैं आपसे कि इस जी। युद्ध में मेरे को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा कि जो 3 देश जंग में, रूस यूक्रेन को तो छोड़ दीजिए, ये वाला ही जो है, तो ईरान भी हमारे लिए हमारे दोस्त हैं, हम कहते हैं। इजराइल तो हमारा दोस्त है ही, ये तो बार बार हमने अभी साबित ही किया हाल में। और अमेरिका भी हमारा दुश्मन देश नहीं है, दोस्ती है, कभी कभी वो नाराज हो जाते हैं। तो 3 दोस्तों के झगड़े के बीच में हम लोग पिस रहे हैं। इसमें क्या भूमिका हो सकती है भारत की? कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब तो आपको कहने का भी मतलब नहीं है बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है, क्या है क्या नहीं। देखिए इसमें जो भूमिका इस समय भारत ने ले रखी है, न्यूट्रल, कि हमें कोई लेना देना नहीं, आप लोग आपस में निपट लो, मुझे लगता है ये बेस्ट पोजीशन है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर आप न्यूट्रल नहीं रहते हैं और आप साइड लेते हैं किसी भी साइड, किसी भी तरह। मान लीजिए आप इजराइल के साइड से खड़े हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, बयान इशू करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, ईरान को बिल्कुल आप डिन्यूक्लियराइज करिए और वहां पर रजीम चेंज करिए, उन्होंने ये किया वो किया। उसमें आपका गेन नहीं, लॉस जाता है। क्योंकि आप उनकी कोई हेल्प तो कर नहीं पाए, आप अपने हवाई युद्ध तो भेजेंगे नहीं वहां पे। केवल बयान देने से ही या साइड लेने से आपका नुकसान है, क्योंकि आप ईरान को नाराज करेंगे। ईरान ने आपके साथ कोई दुश्मनी की नहीं है, ना कोई बड़ा आपका वो नुकसान कर रहा था, तो आप उसके खिलाफ ये पोजीशन क्यों लेंगे। प्लस आपकी कंट्री में भी उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, उनको लगेगा कि भाई देखिए तो उनके खिलाफ हो गए। क्योंकि अच्छा बुरा वो एक नैतिक बहस अलग है, लेकिन खमनेई को बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि उनके सुप्रीम लीडर थे वो। ये एक प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है। तो ईरान को आप क्यों नाराज करेंगे जब उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं।
और दूसरी साइड अगर आप जाएंगे कि नहीं साहब हम ईरान की साइड से लड़ेंगे तो और इसराइल का, तो आप उनको नाराज करेंगे और आपके वो दोनों बड़े बिजनेस पार्टनर हैं, एक आपको डिफेंस का और वैसे ही बड़ा पार्टनर है और अमेरिका तो आपका सबसे बड़ा बाजार है। तो मुझे लगता है कि जो इस समय इंडिया ने पोजीशन ले रखी है भैया न्यूट्रल है हम। कुछ लोग ये कह रहे होंगे खुल के पोजीशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। डिप्लोमेसी में आप क्यों खुल के पोजीशन लेंगे, वो तो आप अपना नुकसान कर लेंगे पोजीशन लेकर के। तो मुझे लगता है ये पोजीशन जो अभी भारत ने ले रखी है हमको कोई लेना देना नहीं है, आप लोग आपस में लड़ो झगड़ो देखो। अब वो एक जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होते हैं वो जरूर देना चाहिए कि भैया युद्ध नहीं होना चाहिए, सब लोग शांति से बैठ के बात कर लो, वो सब रेटरिक चीजें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है न्यूट्रल की पोजीशन इज बेस्ट पोजीशन फॉर इंडिया। ठीक है, मतलब वो दिनकर साहब ने अनडिप्लोमेटिक लाइन लिखी थी, जो तटस्थ रहेंगे समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो तो ये तो बिल्कुल वो लाइन जो जो ये देखिए हजारों साल से ये लाइन दिनकर जी की एकदम सत्य साबित हो रही है, लेकिन दिनकर साहब ने आगे नहीं बताया कि कैसे उसको लिया जाए लाइन। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि क्या होगा, जब हमारे बस का ही कुछ नहीं है तो केवल हम बात ही कर सकते हैं, थोड़ा से जब तक और मारना पड़े तब तक हंस सकते हैं। नहीं हंस हम लोग इसलिए रहे क्योंकि वो बात निकल रही है, लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है और मुझे तो लगता है गवर्नमेंट फ्रंट पे अंदर खाने में बहुत ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है इसकी वजह से वो हाथ पैर फूल जाने वाली स्थिति है। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि हमारी हंसी को गंभीरता से ना लें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब माहौल थोड़ा लाइट रखें, इसलिए हम लोग हंस देते हैं। लेकिन अच्छा हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, मान लो हम रोए बहुत ज्यादा तो युद्ध थोड़ी रुक जाएगा। वो भी क्या है, हाँ। तो बी इससे नॉर्मल, भी नॉर्मल। जो जो तय है वो होगा, वो हो ही रहा है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। इस पर चर्चा आपने की और हम लोगों को समझाया कि कैसे रहना, और अब हंसे ना तो भी कोई बात नहीं, और हंसने के